चलो टॉपिक है AS 21 अपडेशन ऑफ अकाउंट्स। AS 21 में जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, हम कंसोलिडेशन करते हैं होल्डिंग के साथ उसकी सब्सिडरीज को। तो जो इनका पीरियड होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंसोल कर रहे हो उनका जो पीरियड होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पीरियड अनइक्वल होगा तो आप कंसोल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर होल्डिंग ने अपनी बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल 31 मार्च तक बनाए हैं और सब्सिडरी ने 31 दिसंबर तक बनाए हैं, तो आप कंसोलिडेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दिसंबर तक बना रहा है और आप मार्च तक बना रहे हो, वो पीछे छूट जाएगा। और यदि वो पीछे छूट जाएगा तो प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या से का जो समाधान है वही हमारे इस टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है अपडेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो AS 21 अलाउ करता है गैप अप टू 6 मंथ्स, कि भाई वो कहता है अगर 6 महीने तक का गैप है और ये इम्प्रैक्टिकेबल है कि आप उसकी फाइनेंशियल्स को, सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स को होल्डिंग के बराबर कर सको, ये इम्प्रैक्टिकेबल है, तो आप 6 महीने के गैप को इग्नोर कर सकते हो। बट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऐसा नहीं। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस आपको 1 महीने के गैप को भी रेलेवेंट गैप मानना है और आपको उसको फुलफिल करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे इस गैप को फुलफिल करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। इसके अंदर हम समझेंगे, मैं एक क्वेश्चन भी निकाल के लाया हूं, ये CA फाइनल ओल्ड कोर्स से पहले वाला जो ओल्ड कोर्स था उसमें कंसोलिडेशन होता था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम इसकी हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से अपडेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है। चलो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई जो होल्डिंग की बैलेंस शीट का पीरियड है वो है अलग, लेट्स से 31 मार्च, और जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट का पीरियड है वो है लेट्स से 31 दिसंबर। तो विद द गिवन इंफॉर्मेशन हम इसको 31 दिसंबर को आगे ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? 31 मार्च तक ले जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको सवाल में गिवन होगी, प्रैक्टिकली आप निकाल पाओगे। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी इससे आप दिसंबर से ट्रेवल करके मार्च तक चले जाओगे। ये तो अपने आप में 31 मार्च है ही। ये जब दोनों बैलेंस शीटें सेम डेट पे आ जाएंगी तो इनका कंसोलिडेशन करना आसान हो जाएगा। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे कि भाई ये है सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो मैं हूं होल्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको कह रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं कहां? मार्च पे खड़ा हूं। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां खड़ी है? दिसंबर में खड़ी है। गैप है, बताओ ऐसे कैसे मिलाएं? हम नहीं मिल सकते। तो मिलने के लिए या तो मुझे पीछे आना पड़ेगा या फिर इसको आगे आना पड़ेगा, ऐसे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सब्सिडरी को आगे लेकर आना है, होल्डिंग को पीछे लेके नहीं जाना है। जैसे ही ये आगे आ जाएगी तो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? कंसोलिडेशन। तो अब इसको आगे किस तरीके से लाना है वो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। चलो सवाल के थ्रू समझते हैं। वो कहता है द बैलेंस शीट ऑफ अक्का एंड बक्का एज ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। वो कहना है जिस दिन उनके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। अक्का के क्लोज हो रहे हैं मार्च में और बक्का के क्लोज हो रहे हैं दिसंबर में। तो हो गया ना पीरियड अलग। वो दिसंबर में यहां खड़ा है और मैं मार्च में यहां खड़ा हूं। शेयर कैपिटल दे रखी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं, नॉन कन्वर्टेबल 15% डिवेंचर दे रखे हैं, अकाउंट्स पेबल, अदर लायबिलिटी, टैक्स प्रोविजन, टोटल एसेट दे रखा है, डिप्रीसिएशन, इन्वेस्टमेंट, 40,000 शेयर ऑफ बक्का लिमिटेड, 1,000 डिवेंचर ऑफ बक्का लिमिटेड, करंट एसेट में इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल, कैश इन बैंक और टोटल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। 8 फरवरी 2017 को देयर वाज अ फायर एट अ फैक्ट्री। वो कह रहा है 8 फरवरी को, दिसंबर के बाद 8 फरवरी को फैक्ट्री में आग लग गई बक्का लिमिटेड की, जिससे जो इन्वेंट्री थी कितने की? 20,000 रुपए की, वो डिस्ट्रॉय हो गई। बक्का को उसका जो क्लेम मिला कितना मिला? 75% ही क्लेम मिला। इसका मतलब लॉस हुआ 20,000 का और आपको क्लेम मिला कितना? 75%, 15,000 का। तो 5,000 रुपए का आपको नेट का लॉस हो गया।
द सेम फायर रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीन हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1 लाख, हमारी बुक्स में 1 लाख की वैल्यू आ रही थी। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम अप टू 80%, और इंश्योरेंस कंपनी के पास कितनी वैल्यू है, 1.5 लाख। तो इसका 80% जो है वो हमको क्या कहते हैं, मिल गया क्लेम के रूप में। On 31 March 2017, Akka sold goods costing rupees 1.5 लाख टू बक्का एट अ मार्कअप ऑफ 20%। हाफ ऑफ दीज गुड्स, वो कह रहा है 50%, हाफ ऑफ दीज गुड्स, 50% ऑफ दीज गुड्स जो है रीसोल्ड कर दिए अक्का ने, who in turn resold to Akka, who in turn was able to liquidate the entire inventory of such goods before closure of accounts on 31 मार्च 2017। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये है अक्का और ये है बक्का। वो कह रहा है इसने इसको गुड्स बेचे कितने के, 1.5 लाख रुपए के, प्लस 20% का प्रॉफिट जोड़ के कितने के गुड्स हो गए गुड्स 1,80,000 रुपए के। इसने 50% यानी कि 90,000 के गुड्स वापस बेच दिए इसको, और अभी कितने गुड्स पड़े होंगे इसकी बी की बुक्स में, 90,000 रुपए के गुड्स बचे होंगे। 90,000 के गुड्स जो ए को मिले, उसने कह दिया कि मैंने पूरी इन्वेंट्री जो भी मिली थी 90,000 की वो लिक्विडेट कर दी। तो 31 मार्च को ए की बुक्स में कोई भी इन्वेंट्री 90,000 से रिलेटेड नहीं आ रही। एज ऑन 31 मार्च 2017 बक्का का जो अकाउंट पेबल है वो शो करता है 60,000 ड्यू टू अक्का ऑन द 2 ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है इन दोनों ट्रांजेक्शन की वजह से बक्का लिमिटेड की बुक्स में कितना पेबल आ रखा है, 60,000 रुपए का। अक्का ने बक्का को एक्वायर कर रखा है 1 जनवरी 2015 में, जब रिजर्व से कितने 75,000। ये तो नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन है, यही हम अपने सवालों में देखते थे। कह रहा है बोथ द कंपनी, दोनों की दोनों कंपनियां हैव नॉट प्रोवाइडेड फॉर टैक्स ऑन करंट ईयर प्रॉफिट। दोनों की दोनों कंपनियों ने जो है टैक्स के लिए प्रोवाइड फॉर नहीं कर रखा करंट ईयर प्रॉफिट्स के अंदर। ओके, जो करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कितने हैं, 33,000 और 66,000। अक्का के कितने हैं, 33,000, और बक्का के कितने हैं, 66,000 रिस्पेक्टिवली। जो टैक्स रेट है वो कितना है, 33% का टैक्स रेट दे रखा है। द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट earned by बक्का for the period of January 17 to March 17, ये रहा गैप की इंफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि देखो जनवरी से मार्च तक जो प्रॉफिट हमने कमाया है अर्न इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ इन 2016 वाज 56,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट बक्का ने कमाया है। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द प्रॉफिट दैट रिजल्टेड इन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विद अक्का लिमिटेड इन द अफोरसेड पीरियड, द एंटायर प्रॉफिट हैव बीन रियलाइज्ड इन कैश बिफोर 31 मार्च 2017। कह रहा है मार्च 2017 तक सारा का सारा प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो गया, एक्सेप्ट वो प्रॉफिट जो हमने ऊपर की ट्रांजैक्शन में देखा है। You are requested to consolidate the accounts of the two company and prepare consolidated balance sheet of Akka Limited and its subsidiary as on 31 मार्च 2017। हमें क्या बनाना है, कंसोलिडेशन बनाना है। एक मिनट पॉज कर दो जरा। चलो जी, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। पैनल भी कह रहा है कि संडे को क्यों क्लास ले ली, इसीलिए आ गया होगा। चलो एनीवे, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बक्का लिमिटेड, क्या स्पेलिंग है बक्का की, बक्का लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो कब तक की है, 31 दिसंबर 2016। हमें कहां तक लेके जानी है, 31 मार्च 2017। ठीक है साहब, हमें यहां की इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इनका क्या करना होगा, इनकी डबल एंट्री करनी होगी। डबल एंट्री करेंगे और इसकी बैलेंस शीट को कहां ले आएंगे, 31 मार्च 2017 पे ले आएंगे। चलो आओ पहले इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बक्का लिमिटेड 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,05,000। चलो अब इसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। वो कह रहा है 8 फरवरी 17 को आग लग गई थी फैक्ट्री की बिल्डिंग में, जिससे इन्वेंट्री 20,000 रुपए की डिस्ट्रॉय हो गई और बक्का लिमिटेड को 75% का इंश्योरेंस मिल गया। तो इसका मतलब है, बताओ क्या जनरल एंट्री पास होगी, पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 1 की हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट,
15,000 कैसे आया? 20,000 का 75%, इतने रुपए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। मेरा नुकसान कितना हो गया? मेरा नुकसान हो गया 20,000 का। तो बताओ मुझे लॉस कितना हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे लॉस कितना हो गया? मुझे लॉस हो गया 5,000 रुपीज का। तो 5,000 रुपए का घाटा हो गया। 15,000 रुपए बैंक में मिल गए और इन्वेंट्री कितने की चली गई? 20,000 रुपए की। तो मैं यहां पे लिख दूं लॉस ड्यू टू फायर, ब्रैकेट में इन्वेंट्री। कितने रुपए का लॉस हो गया? 5,000। आगे कैश और बैंक की ट्रीटमेंट जब कैश और बैंक पे आएंगे तो करते रहेंगे। अगला, द सेम फायर रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीन having a written down value of 1 lakh. Insurance company admitted the claim to the extent of 80%. The machine was insured at its fair value of 1.5 लाख। आओ जरा, वो कह रहा है इसी आग में जल के खाक हो गई दो चीजें। कौन सी दो चीजें खाक हो गई? एक तो इन्वेंट्री जल के खाक हो गई और एक मशीन जल के खाक हो गई। तो 2 फिक्स एसेट्स जल गई, खाक हो गई, कुछ नहीं बचा। कितने की जल गई? 1 लाख रुपए की। क्लेम मांगा तो कितने रुपए मिल गए? 80%। कितने हो गया 80%? 1.5 लाख का 80%, 1,20,000 फायदा हो गया। 2 प्रॉफिट एंड लॉस, कितने? 20,000 रुपए। 2 प्रॉफिट एंड लॉस। तो गेन ऑन क्लेम ऑफ फिक्स एसेट्स कितने? 20,000। ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। आग जलने पे फायदा हो गया, बताओ हद हो गई। चलो कोई नहीं। ऑन 13 मार्च 2017 एक्वा लिमिटेड ने गुड्स बेचे थे 1.5 लाख के, अक्का ने गुड्स बेचे थे 1.5 लाख के बक्का को एट अ मार्कअप ऑफ 20%। आधे गुड्स वापस भेज दिए उसने कि खराब हैं और उसने वो बेच दिए मार्केट में। 31 मार्च में अकाउंट्स पेबल शोज 60,000 ड्यू टू अक्का ऑन द 2 ट्रांजेक्शन। चलो जी, जरा ध्यान से समझते हैं। मुझे जरा एक बात बताओ कि जब बक्का ने 1.5 लाख के गुड्स 20% मार्जिन पे खरीदे होंगे तो उसने क्या एंट्री डाली होगी? जब बक्का ने 1.5 लाख के गुड्स, अगर 1.5 लाख पे 20% मार्जिन जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 1,80,000। तो उसने कहा होगा इन्वेंट्री। अब मैं परचेज नहीं लिख रहा, मैं सीधा इन्वेंट्री लिख रहा हूं। इन्वेंट्री कितने की? 1,80,000। 1,80,000 रुपए की इन्वेंट्री टू अक्का, 1,80,000, यही एंट्री करी होगी। फिर उसके बाद 3 का ए, वो कह रहा है आधे गुड्स उसने बेच दिए और इसके बाद कितना बैलेंस बचा हुआ है? 60,000। तो बताओ कितने के गुड्स बेचे होंगे? 1,20,000 और आधे का मतलब है 90,000। इसका मतलब है इसका आधा 50% क्या होता है? 90,000। 90,000 का माल इतने का बेचा कि बेचने के बाद अक्का के लेजर में 60,000 का बैलेंस अभी भी पेबल आ रहा है। इसका मतलब है 90 का माल 1,20,000 में बेच दिया। इसका मतलब है 90 का माल 1,20,000 में बेच दिया, तभी तो 80 से 1,20 निकल के 60,000 बच रहा है। चलो नहीं आई बात, समझ, दोबारा देखते। मैं आपको कह रहा हूं कि ये है इन्वेंट्री का अकाउंट। किसकी बुक्स में? बक्का की बुक्स में। अक्का यही होगा, एक्वा लिख दिया मैंने, अब चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि बक्का लिमिटेड, मैं हूं बक्का लिमिटेड, मैंने खरीदा माल, मैंने कहा मुझे गुड्स दे दो, तुम तो मेरी होल्डिंग कंपनी हो तो मुझे गुड्स दे दो। क्या खाएं कि खाक की होल्डिंग कंपनी 20% मार्जिन ले लिया, मेरे से कमा रहे हैं। बताओ, घर भाई बंधुओं से कमा रहे, घर वालों से कमा रहे, यही जमाना रह गया। तो 1.5 लाख रुपए का माल 20% मार्जिन पे बेचा, कितने का दिया? 1,80 का। तो जो मेरे पे बिल आया, जो मेरे पे बिल आया, ये बिल आया, बिल पे कितने रुपए लिखे हैं? बिल पे लिखे हैं 1,80,000। मैंने ये बिल अपने अकाउंटेंट को दिया, उसने क्या एंट्री डाली? उसने कहा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू अक्का लिमिटेड। कितने? 1,80,000। 1,80,000। मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई कितने से? 1,80,000 से, और मेरा पेबल बढ़ गया कितने से? 1,80,000 से।
फिर उसके बाद इसमें से कुछ गुड्स, आधे गुड्स इसमें से खराब थे, मैंने वापस भेज दिए। उसने कहा लाओ वापस दे दो, 90,000 रुपए के गुड्स वापस दे दो। मैंने कहा ऐसे कैसे, तुमने भी तो प्रॉफिट कमाया था। तो मैं आपको कह रहा हूं कि वापस भेजने के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है, टू बैलेंस सीडी, वो कितना बचा हुआ है, 60,000। तो बताओ कितने रुपए के वापस भेजे होंगे, टू सेल कह लो या गुड्स रिटर्न कह लो, कितने के भेजे होंगे, 1,20,000 रुपए के। और बाय इन्वेंट्री, कितने की इन्वेंट्री बेची, 90,000। तो अभी भी इन्वेंट्री कितने की बची हुई है, 90,000 रुपए की बची हुई है, और बैलेंस कितना बचा हुआ है, 60,000 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। तो इसका मतलब जो वापसी की एंट्री हुई वो क्या हुई, वो हुई अक्का डेबिट 1,20,000 रुपए से टू इन्वेंटरी 90,000 रुपए से, फिर से फायदा हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रुपए से, 30,000 रुपीज से फायदा हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेंटरी, कितने रुपए से, 30,000। चलो जी, ये तो चलो उसके लिए दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना दो। करंट ईयर का जो उन्होंने कहा है प्रोविजन नहीं बना रखा टैक्स का, तो आप बना दो। टैक्स का रेट है 33%, बक्का का प्रॉफिट है 66,000 रुपए का, तो बक्का का प्रॉफिट है 66,000 का, इसका 33%, 21,780, 21,780। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 21,780, 21,780। अभी मैं वो सॉल्यूशन करा रहा हूं जिससे ICAI का मैच हो जाएगा आंसर, बट इसके अंदर कुछ गड़बड़े हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो जिसको इंस्टीट्यूट से आंसर मैच कराना है वो यहां तक की देखेगा, जिसको एक्चुअली में देखना है कि कहां पे अजम्पशंस की कहां पे दिक्कत कर रखी है, वो पूरी वीडियो देखे। चलो जी, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स प्रोविजन 21,780। चल, वो कह रहा है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया 56 का, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉफिट जो हमने उस ट्रांजेक्शन में करा, सारा का सारा प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो गया। इस ट्रांजेक्शन में आपने 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, टोटल प्रॉफिट आपका 56,000 का था, तो कैश प्रॉफिट आपका कितना है, 56 माइनस 30, 26,000 रुपए, टू प्रॉफिट एंड लॉस 26,000। चलो, कैश प्रॉफिट अर्न 26,000। बताओ जी कितने आ जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, 2,05,000 माइनस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 माइनस 21,780 प्लस 26,000, 2,54,220, 2,54,220। चलो जी, 15% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 3 लाख। ओ माय गॉड, इन पे 3 महीने का ब्याज भी आएगा, बट वो अभी ICAI ने कंसीडर नहीं कर रखा, तो हम भी नहीं कर रहे। कितने का, 3 लाख। अकाउंट्स पेबल, चलो पूरा लिख दीजिए। चलो, कितने का है अकाउंट्स पेबल, 2,80,000 रुपए का, 280 का अकाउंट्स पेबल है। और बताओ कहां कहां पे बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ट्रीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स एसेट का पार्ट है, ये रहा 60,000 से बढ़ गया, तो 280 और 60 कितने हो गए, 340, 3,40,000। अदर लाइबिलिटी 40,000, अदर लाइबिलिटी 40,000। टैक्स प्रोविजन कितना है, टैक्स प्रोविजन 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 21,780, ये रहा 21,780, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 21,780
2,71,780। चलो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितनी है? 4,05,000। इसमें से 1,00,000 की एसेट चली गई, ये रही 1,00,000 की एसेट जल के खाक हो गई, तो 3,05,000। फिर उसके बाद इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कितने की है? 3,50,000। इसमें से एक इन्वेंटरी जल गई थी 20,000 की, एक इन्वेंटरी खरीद ली थी 1,80 की, फिर इन्वेंटरी बेच दी थी 90 की, बस 4,20,000। कहां पे थे? हाँ, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल 4,65,000। कैश एंड बैंक 3,55,000। 3,55 प्लस 26,000, और बताओ ये रहा, प्लस 1,20,000 प्लस 15,000, 5,16,000। चलो 5,00,000 प्लस 2,54,, 220 प्लस 3,00,000 प्लस 3,40,000 प्लस 40,000 प्लस 2,71,, 780, 17,06,000। ओ माय गॉड, ये तो नहीं, 17,06,000 माइनस 3,05,000 माइनस 4,20,000 माइनस 4,65,000 5,16,000, 17,06,000। तो ये बन गई बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट बन गई? बक्का लिमिटेड की बैलेंस शीट बन गई। तो एक काम हमारा यहाँ पे हो गया, ध्यान से समझो, एक काम हमारा यहाँ पे हो गया। जो बैलेंस शीट दिसंबर में खड़ी थी, हम उसको किसका आके कहाँ ले आए? मार्च में ले आए। अब हमारे लिए कंसोलिडेशन करना इजी हो जाएगा, अब हमारे लिए कंसोलिडेशन करना इजी हो जाएगा। बस अब आपको सवाल की बैलेंस शीट को इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपके पास अपनी मार्च की बैलेंस शीट आ गई। अब आप इसकी मार्च की बैलेंस शीट और अक्का लिमिटेड की मार्च की बैलेंस शीट को कंसीडर करके क्या कर सकते हो? कंसोलिडेशन कर सकते हो। तो अब आपके लिए यही ग्रंथ है, यही गीता है, वो वाली गीता अब आपने रिवाइज कर दी, अब आपने नया वर्जन निकाल दिया। चलो जी, अब हम करते हैं अपना नॉर्मल कंसोलिडेशन का प्रोसेस। सीधा प्री पोस्ट से लिख दूं, अकाउंट बनाने की कोई जरूरत थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, चलो जी, प्री और पोस्ट। तो मुझे बताओ बैलेंस एज ऑन, कब? डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 75,000 रुपए, ये लिखा हुआ। Aqua acquired the holding of Bakka on January 15 when the reserve and accumulated profit of Bakka stood at 75,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 जनवरी 2015 है और यहाँ पे बैलेंस है 75,000 और आपके पास बैलेंस शीट में आ रहा है 2,54,220, तो मुझे बताओ कि आपका प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट कितना हो गया? 2,54,220 माइनस 75,000, 179,220, 179,220 इस पीरियड का प्रॉफिट हो गया, और 75,000 तो यहीं पड़ा हुआ था। तो 75,000 कौन सा प्रॉफिट हो गया? प्री प्रॉफिट हो गया। पोस्ट प्रॉफिट कौन सा हो गया? 179,220। कितना हो गया? 179,220 अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड। बताओ जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? 179,220 टोटल हो गया 75,000 और 179,220, 179,220। चलो जी, सारी रेक्टिफिकेशंस आपने कर रखी हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे अक्का का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर। अक्का का शेयर है 4/5, 40,000 शेयर है आउट ऑफ 50,000। आउट ऑफ 50,000 शेयर आपके पास 40,000 है, 5 लाख की कैपिटल है
और 10 रुपए का एक शेयर है, तो जरा सोच के बताओ कितने शेयर हो गए? 50,000। इसमें से 40,000 आपके पास है, तो कितने हो गए? 4/5। तो 4/5 शेयर, तो 75,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 60,000। 60,000 हमारा हो गया और 15,000 उसका हो गया। 179220 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 143,376। 35844, 35844। चलो जी, अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड अदर बैलेंस शीट, अदर कंसोल आइटम। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकलेगी इन्वेस्टमेंट। चलो एक बार दिख लेते हैं क्या क्या निकालना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, और अदर बैलेंस शीट आइटम में एक आप निकालोगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आप निकालोगे क्या, चलो आगे लिख दे क्या, एक आप निकालोगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक आपको एडजस्टमेंट दे रखी है किसकी, प्रोविजन फॉर टैक्स की। अगर और किसी की जरूरत होगी तो वो ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बताओ कितने की है? 8 लाख। बताओ जी, इक्विटी एच ए की कितनी है और बी की कितनी है? ए की इक्विटी है 11 लाख, बी की इक्विटी है 5 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स, ए का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 1.5 लाख। बी का कितना है? बी का अब यहां से नहीं देखना, बी का आप कहां से देखना है? यहां से देखना। 271,780, 271,780। ठीक है जी, चलो अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं बस। सबसे पहले इक्विटी की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट टू ए कितना जाएगा? 4 लाख। दूसरी एंट्री डबल इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? यहां पर जाएगा, शेयर कैपिटल 4 लाख। चलो जी, माइनॉरिटी 1 लाख। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा यहां पर, शेयर कैपिटल 1 लाख। चलो जी, प्रॉफिट्स भी लिख देते हैं। ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है रिजर्व? 4.5 लाख। और बी का कितना आ रहा है? अब आपको कहां से देखना है? अब आपको यहां से देखना है। 254,220, 254,220, इनका टोटल भी यही है, 75,000 प्लस 179,220, 254,220, 254,220। चलो जी, कैपिटल की एडजस्टमेंट हमने कर दी क्या? हाँ हमने कर दी। चलो अब प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहला, प्री प्रॉफिट्स ऑफ ए कितना है? 60,000, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट, फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटली लिख दें क्या? 15,000 प्लस 35,844, 50,844, 50,844 पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट्स 50,844। चलो जी, प्रॉफिट्स की भी एडजस्टमेंट हमने कर दी। चलो अब एक उसने बोला था कि ए ने भी नहीं बना रखा प्रोविजन फॉर टैक्स। कहा गया ये रहा। बोथ द कंपनी, दोनों ही कंपनियों ने प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बना रखा। करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट 33,000 किसके हैं? एक्वा के। और क्या कहते हैं 66,000 किसके हैं? बक्का के। टैक्स का रेट है 33%, तो आपको इस पे भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 33,000 का 33%, 0.33, और 10,890, 10,890। इसकी क्या जनरल एंट्री हो गई? इसकी एंट्री हो गई प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,890। चलो जी, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हमारे पास जो डिबेंचर्स आ रहे हैं, कितने के डिबेंचर आ रहे हैं? 1000 डिबेंचर, जिनकी वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। और
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यहाँ कितने आ रहे हैं 3 लाख। तो 1000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर कितने का हो गया 1 लाख, लेकिन आपके पास कितने का आ रहा है 1.5 लाख। तो जब आप काटोगे तो 50,000 रुपए का फर्क रह जाएगा। लॉजिकली ये फर्क आपके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, बट फॉर दिस पर्पस, ताकि ये मैच हो सके, मैं अभी आईसीआई के हिसाब से बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कितना 1.5 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, तो 50,000 रुपए का गुडविल में ऐड हो गया। चलो जी, ₹8 लाख माइनस 4 लाख माइनस 60,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 1 लाख, कितना आ गया 3,90,000। 1,50,844। अच्छा, अभी एक एडजस्टमेंट इन्वेंट्री वाली रह गई। 90,000 रुपए की इन्वेंट्री अभी भी बच गई ना, ये दी 180 की और आधी बेची, तो 90,000 रुपए रिजर्व माइनस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री रिजर्व वो बनेगा क्या 90,000 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 0.2। 90,000 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.2 15,000। 15,000 का रिजर्व यहां से माइनस होगा, और कहां से माइनस होगा इन्वेंट्री से। अब इन्वेंट्री भी बना लेते हैं। ए की कितनी है और बी की कितनी है। ए की इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख, बी की इन्वेंट्री कितनी है, कहां गया 4,20,000। एडजस्टमेंट इन्वेंट्री रिजर्व 15,000, दो इफेक्ट देने हैं। चलो जी, ये बताओ 4.5 लाख प्लस 2 54 220 माइनस 60,000 माइनस 50,844 माइनस 10,890 माइनस 15,000 567,486। ये तो सीधा 11 लाख आ जाएगा। ₹1.5 लाख प्लस 271,780 प्लस 10,890 432,670। चलो जी, 2 लाख प्लस 4,20,000 माइनस 15,000 6,05,000। ये आ गई आपकी इन्वेंट्री इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार रुकना जरा, मैं पानी पी लूं। चलो जी, अब हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल के लिए लगभग सारी आइटम्स के ड्यूल इफेक्ट देते हुए वैल्यूज को निकाल लिया है। अब क्या बनाएंगे फाइनल स्टेप, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी निकाली 11 लाख, चुपचाप लिख दो 11 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना निकाला, कहां गया ये रहा 567,486 567,486। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकाला 150,844 150,844। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेबल कितना आ रहा है 4,80,000, और उसकी बैलेंस शीट में कितना आ रहा है 3,40,000। 4,80,000 और 3,40,000। तो आओ जरा 4,80,000 प्लस 3,40,000 माइनस 60,000 का बैलेंस भी था, तो 7,60,000 7,60,000 का मेरा क्या आ गया अकाउंट्स पेबल अदर लाइबिलिटी।
अदर लाइबिलिटी कितने की है, वो है 40,000। तो 40,000 प्लस, अच्छा सॉरी 1 लाख उसकी है 40,000, तो 1,40,000। ओह माय गॉड, इतनी बैलेंस शीटें हो गई हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ये तो अभी निकाला हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये निकाला 432,670, 432,670। चलो बस इतना ही है। उसके बाद फिक्स एसेट्स कितनी है, फिक्स एसेट्स 6.5 लाख प्लस उसकी फिक्स एसेट्स कितनी है 3,05,000, 3,05,000, 9,55,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कट गई। गुडविल, गुडविल कितनी आई है 3,90,000, 3,90,000। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी भी हमने निकाली थी 6,05,000। फिर उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल 2.5 लाख प्लस 4,65,000, 2.5 लाख प्लस 4,65,000 माइनस 60,000, 6,55,000। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 2,30,000 प्लस 5,16,000, 7,46,000, 7,46,000। चलो 11,00,000 प्लस 5,67,486 प्लस 1,50,844 प्लस 7,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 432,670, 31,51,000। देखो यही आ रहा है टोटल। 3 लाख रुपए का फर्क कहाँ गया भाई, 31 लाख है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। डेट 60, 9,55 प्लस 3,90, 6,05,000, 6,55,000, 33,51,3,00,000। अरे डिवेंचर तो डालेंगे। ओह माय गॉड, अब जगह बनानी पड़ेगी, डिवेंचर रह गए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया ये 1,50,844, 15% डिवेंचर। 1 लाख कट गए थे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2 लाख, 11 लाख प्लस 5,67,486 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,844 प्लस 7,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 432,670, 33,51,000। और ये कितना आ रहा है 9,55 प्लस 3,90 प्लस 6,05,000 प्लस 6,55,000 प्लस 7,46,000, 33,51,000। तो आईसीएआई के हिसाब से भी 33,51, माइनॉरिटी 1,50,844, माइनॉरिटी 1,50,844 और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 390, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 390। तो ये है आईसीएआई का तरीका, ये है आईसीएआई जिंदगी। अब एक है मेंटोस जिंदगी। आओ जरा मेंटोस जिंदगी की भी बात कर लें। तो मेंटोस जिंदगी क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये जो डिफरेंस है ये गुडविल में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डिवेंचर से कंट्रोल नहीं आता। हेंस 50,000 का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस का है, नॉट अ पार्ट ऑफ गुडविल। नंबर 2, हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, हमने कहा कि जो उनका मार्च वाला पीरियड है उसमें जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया जो गिवन है 66,000 का, उस पर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। लेकिन मुद्दा तो ये भी रहेगा ना कि साहब ये दिसंबर तक का पीरियड है, आपने कहा कि यहां से यहां तक देखो, बोथ द कंपनी नॉट प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर प्रॉफिट्स, करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट है 66,000 फॉर बक्का लिमिटेड रिस्पेक्टिवली।
वो कह रहे हैं कि 66,000 यहाँ कमाया था, इस पे प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाया, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट 56,000 रुपए का यहाँ पे कमाया है, इस पे भी तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा, इस पे भी तो नहीं बनाया होगा, वो हमने यहाँ कंसिडर नहीं कर रखा। तो गलती नंबर 2। ठीक है साहब। और एक गलती और थी। हाँ भाई, जो डिवेंचर इंटरेस्ट प्रोवाइड फॉर कर रखा होगा, वो सिर्फ इतने पीरियड का ही कर रखा होगा। आपको इस पीरियड का डिवेंचर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, वो भी अभी आपने नहीं करा। तो गलती नंबर 3 जो इस सॉल्यूशन में नहीं हो रखी। तो इसके बाद जो हम सॉल्यूशन करेंगे, रिवाइज सॉल्यूशन जिसे बोल सकते हैं, उसमें हम ये सभी फैक्टर्स को भी कंसीडर करके करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, एक बार रोक देना यार, जरा पानी पी ले। चलो जी, अब जरा बात कर लेते हैं उन सभी फैक्टर्स की, ये 3 फैक्टर्स की। पहला फैक्टर, एक डिवेंचर इंटरेस्ट, एक टैक्स ऑन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 जनवरी से 31 मार्च। तीसरा, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। तो चलो एक बात कर लेते हैं। अच्छा, यही तो है पहली स्लाइड। अगर मैं डिवेंचर इंटरेस्ट की एक जनरल एंट्री पास करना चाहूँ तो वो क्या होगी? मैं कह रहा हूँ कैश में पेमेंट कर दी होगी, पेबल के लफड़े में नहीं पड़ते, कैश में पेमेंट कर दी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो कितना? 3 महीने का ब्याज। कितने के डिवेंचर हैं? 3 लाख के डिवेंचर 15% पे, 3 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 11,250। 11,250 टू कैश कर लेते हैं, 11,250। इससे मेरी बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये वाला जो फैक्टर है, ये मेरी अपडेटेड बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालेगा। ये जो है, ये भी मेरी अपडेटेड बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालेगा। ये मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालेगा। तो आओ जरा प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट भी ठीक कर ले भाई। उन्होंने 56,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसका 33% 18,480 प्लस 18,480 प्लस 18,480 इज इक्वल टू 21,780 प्लस 18,480 40,260, 40,260। चलो जी, आओ जरा। तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा क्या? डिवेंचर इंटरेस्ट का। डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का है? डिवेंचर इंटरेस्ट है 11,250, 11,250 और मेरे कैश से भी माइनस हो जाएगा 11,250, माइनस हो जाएगा 11,250। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरा टैक्स का प्रोविजन एक्स्ट्रा कितना बना है? 18,480, 18,480। ये भी माइनस हो जाएगा और मेरा यहाँ पर टैक्स प्रोविजन कितने से बढ़ जाएगा? 18,480। तो अगर मैं रिवाइज बैलेंस लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2,54,220 माइनस 11,250 माइनस 18,480, 2,24,490। ये है मेंटोस, ये है मेंटोस तरीका। 271,780 प्लस 18,480, 290,260, 290,260, 5,16,000 माइनस 11,250 इज इक्वल टू 5,04,750। 5 लाख प्लस 2,24,490 प्लस 3 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 40,000 प्लस 290,260, 16,94,720।
16,94,750, 16,94,750, 3,05,000 प्लस 4,20,000 प्लस 4,65,000 प्लस 5,04,750, 16,94,750, 16,94,750। तो हमने तीन चीजों की एडजस्टमेंट करी जो वहां नहीं हो रखी, तभी हमारा पहला आंसर यहां से मैच हुआ था, जो वहां नहीं हो रखी। नंबर एक, उन्होंने डिवेंचर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं करी, वो हमने अपने आप से कर दी। उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्स खाली जो टैक्स प्रॉफिट दे रखा है उसी पे लिया, हमने कहा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है उस पे भी तो टैक्स का प्रोविजन होगा, तो हमने उस पे भी एडिशनल ले लिया। तो ये दो एडजस्टमेंट हमने अपनी अपडेटेड फाइनेंशियल में करी। जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो कहाँ होनी है, वो वैसे भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी है, डिवेंचर वाली कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, वो कंसोलिडेशन में होनी है, वो वहां पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एग्जाम में आता है ये सवाल तो आपको क्या करना है, तो आपको ये मेंटोस वाला सॉल्यूशन करना है, क्योंकि वो ये अज्यूमिंग कि ये वाला आप करेक्ट हो चुका होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने फाइनल का ओल्ड कोर्स था ना, तो हो सकता है अब ठीक हो गया, तो आपको ये करना है। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा सब्र कर लेते हैं, बताओ जी, बढ़ सकते हैं आगे? चलो जी, अब करते हैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। आ जाओ। तो मैंने कहा ये जो 50,000 है ये यहां से कर दो क्या, ये यहां से कर दो डिलीट, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी रिवाइज, 3,90,000 माइनस 50,000, 3,40,000, कितने की आ जाएगी, 3,40,000। चलो जी, 3,40,000। अब बस हमें अमाउंट अपडेट करनी है। चलो, आपका ये प्रॉफिट चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका क्लोजिंग प्रॉफिट चेंज हो गया, 224,490 माइनस 75,000, तो 149,490। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 149,490, 149,490 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा कितना, 119,592 माइनस 149,490, 29,898। चलो, यहां पे फर्क पड़ जाएगा, 50,844 की जगह यहां आएगा 44,898। इसका दूसरा इफेक्ट है ये 44,898। ठीक है, चलो अब तो इसको बंद ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। मैं सोच रहा हूँ इसको रब कर दूं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। 44,898। चलो जी, और सीपीएल में क्या क्या फर्क पड़ेगा, प्री ऑफ ए 60,000 ही रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स इसका यही रहेगा, इन्वेंट्री रिजर्व यही रहेगा, यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे 271 की जगह क्या आ जाएगा, 290, 260। यहाँ कितना नंबर आ जाएगा, 290, 260। इन्वेंट्री पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, ये 340 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144,898, ये कट के क्या हो जाएगा, 144,898। ये क्या हो जाएगा, 4.5 लाख प्लस 254,220 माइनस 60,000 माइनस 44,898 माइनस 10,890 माइनस 15,000, 573,432, 573,432। ये तो 11 लाख की ही रहेगी, ये क्या है, कैपिटल है, ये तो इतनी ही रहेगी, ये बदल जाएगा 1.5 लाख प्लस 2,90,260 प्लस 10,890, 451,150, 451,150, ये सेम रहेगा। बताओ जी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। चलो जी, हमारा प्रॉफिट कितना है, 224,490, तो ये ठीक होगा, 2,24,490।
फिर उसके बाद जो 50,000 यहां से काटे थे वो यहां माइनस हो जाएंगे, माइनस एडजस्टमेंट ऑफ डिवेंचर 50,000, अरे बाप रे, 4.5 लाख प्लस 224,490 माइनस 60,000 माइनस 44,898 माइनस 10,890 माइनस 15,000 माइनस 50,000 493,702 493,702 ये आएगा आपका रिवाइज बैलेंस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब बस यही चेंजेस बैलेंस शीट में करने हैं, खत्म काम। चलो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा था, अभी लिखा है 493,702, 15% डिवेंचर, ठीक है। ये कितना आ रहा था 144,898, 144,898, 760, ये ठीक है, ये ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये कितना आ रहा था 4,51,150, 4,51,150, बट ये चेंज हो गया था 390 से, ये क्या हो गया 340, कितना हो गया 3,40,000 इन्वेंट्री में, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। चलो जी 11 लाख प्लस 493,702 प्लस 2 लाख प्लस 144,898 प्लस 7,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 451,150 32,89,750 32,89,750 955 प्लस 3,40,000। अच्छा ये भी तो नंबर चेंज होंगे, ओ माय गॉड, कैश इन बैंक का नंबर चेंज होगा 5,04,750, 5,04,750। पहले कितना नंबर था 5,16,000, तो 7,46,000 माइनस 5,16,000 प्लस 5,04,750, 5,04,750 734 750 734 750। मैं एक बार चेक कर लूँ जरा, हाँ ठीक है 734 750। चलो 9,55,000 प्लस 3,40,000 प्लस 6,05,000 प्लस 6,55,000 प्लस 734 750 32,89,750 32,89,750, यही आपका चलो मैच हो गया। तो ये है आपकी मेंटोस जिंदगी। और इससे पहले अगर मैं ये ग्रीन वाला छोड़ दूं तो वो क्या था ICAI जिंदगी। अगर ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में आता है तो आपको कौन सी जिंदगी यूज करनी है, मेंटोस वाली जिंदगी यूज करनी है, ठीक है। हो सकता है ना आप उन्होंने सॉल्यूशन रिवाइज कर दिया हो, तो जो चीजें लॉजिकल लग रही थी प्राइमा फेसी वो हमने ठीक कर दी। चलो तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा अपडेशन ऑफ अकाउंट। एक मिनट रुको, अपडेशन ऑफ अकाउंट्स इतनी जल्दी जल्दी क्या है ना। तो हमने यहाँ पे क्या समझा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि साहब होता क्या है कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल कहीं दूर खड़ी होती है और हम कहीं दूर होते हैं, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ। तो हमें क्या करना होता है, उसे अपने पास लाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद नहीं जाते, उसे ही लेकर आते हैं, ठीक है। अब उसको लाने के लिए हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो हमने विद द गिवन इंफॉर्मेशन, और जरूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन दी ही हो, कुछ चीजें आपको गिवन इंफॉर्मेशन से कॉमन सेंस लगानी होती है। कि जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट, अगर आप पीरियड बढ़ा रहे हो तो अक्रू होगा ही होगा। अब आग वाग लगना तो इन्फॉर्मेशन देगा, आप खुद से आग थोड़ी ना लगा दोगे कि जाके इन्वेंट्री जल गई होगी, चलो एफए जल गया होगा, तो आप खुद से नहीं करोगे। बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको अक्रू करानी होती है। तो हमने उससे उसकी रिवाइज बैलेंस शीट बनाई। जैसे ही हमारी रिवाइज अपडेटेड बैलेंस शीट बन गई, वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट मेरे पास आके खड़ी हो गई। अब मैं उसे क्या कर लूंगा, गले लगा लूंगा। ये लगा लिया मैंने, कंसोल कर दिया। अब मैं उसे क्या कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ। तो उसके लिए हमने नॉर्मल जैसे हमारे कंसोलिडेशन की वर्किंग्स होती हैं, हमने वही सब करी। हमने कहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और अदर कंसोलिडेटेड आइटम्स, ताकि हम ड्यूल इफेक्ट को उसी टाइम डाल सके। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आप यहाँ डाल देते हो और यहाँ डालना भूल जाते हो, फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होती, और इतनी सब बड़ी बैलेंस शीट में फिर आप परेशान हो जाते हो कि कहाँ क्या रह गया। तो बेटर है आप कंसोलिडेटेड आइटम साथ के साथ लिखो और ड्यूल इफेक्ट देते चले जाओ। जैसे जैसे आप ड्यूल इफेक्ट देते जाओगे, फिर उसके बाद आपको यही सब आइटम्स को जोड़ के, जो जोड़नी है उसे जोड़ के, जो वर्किंग नोट से लिखनी है उसे वर्किंग नोट से लिख के डायरेक्ट लिखो, और आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रेडी। तो मुद्दे की बात ये थी, ये अपडेटेड वाली बैलेंस शीट जो हमने
सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स को हम अपने पास लेकर आए। चलो जी, आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी रुको जो लोग YouTube की फैमिली हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो काइंडली, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज डू कमेंट and tell us how do we improve on this, and further share your queries and observations so that we will improve our content for you, and हम आपके लिए और भी अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे सवालों के साथ आ सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।